नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ गौरव प्रधान जी है। आइए सबसे पहले गौरव प्रधान जी का स्वागत कर लेते हैं। गौरव जी, प्रारब्ध पर आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्ते जी दर्शकों, गौरव प्रधान जी के साथ ऐसे कई विषय हैं जिस पर सिलसिलेवार हम चर्चाएं करते रहते हैं और अच्छी बात यह है कि दर्शक गौरव प्रधान जी के लिए हमें नए नए विषय दिया करते हैं। गौरव जी, 4 जून के बाद जब नतीजे आ गए, 18वीं लोकसभा का पहला और दूसरा अब तो सेशन, लेकिन पहले सेशन से ही राहुल गांधी ने बीइंग ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हिंदू हेट्रेड का एक ट्रेंड सेट किया, जिसमें उन्होंने शुरुआत में ये कह दिया कि साहब हिंदू हिंसक होता है। हालांकि राहुल गांधी, आपने ही कई बार कहा है और बिल्कुल इस बात को इंडोर्स किया जाना चाहिए कि जो उनकी पप्पू बकलोल की इमेज बनाई है, दरअसल राहुल वो है नहीं। राहुल बेहद शातिर व्यक्ति हैं। राहुल बड़ी आसानी से गौरव जी ये कह सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वो हिंसक है, तभी आराम से फ्रेम किया जा सकता था कि नहीं साहब ये एक पॉलिटिकल बयान है। लेकिन राहुल शातिराना ढंग से ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, और जब बाद में सफाई देने की बात आती है तब कहते हैं नहीं साहब हमने तो सिर्फ आरएसएस और भाजपा के हिंदुत्व को कहा था। उसी के साथ एक चीज और देखिए आप, जहां पूरे इंटरनेशनल कबाल के सपोर्ट से चुनाव लड़ते हुए दिखे राहुल गांधी और उनकी पूरी मंडली, असफल हुई निश्चित तौर पर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना ली, ये भी सच है। लेकिन कुछ चीजें गौरव जी बेहद शंकित करती हैं मुझे पर्सनली। मैं चाहूंगा कि अगर मैं गलत हूं तो आप कहिएगा कि हाँ आप गलत है, आपका आकलन गलत है, ये आप लिंक गलत कर रहे हैं। लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जो टेरर अटैक देखे जा रहा है, रियासी से शुरू होता है साहब ये कहानी, जहां वैष्णो देवी यात्रियों को टारगेट किया जाता है। उसके बाद कुपवाड़ा, नौशेरा, तमाम जगहों पर यह सिलसिला जारी रहता है। और यहां देखने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अब तक फोकस एरिया इनका वैली रहा करता था, जहां पूरा कंट्रोल हो चुका। लेकिन जम्मू इलाका, जिसको कि सो कॉल्ड हिंदू वहां पर मौजूद हैं, थोड़े इस रूप में जाना जाता है, हिंदू हिंसक हैं, पाकिस्तान समर्थित टेररिज्म इस समय ज्यादा फोकस कर रहा है जम्मू में। मणिपुर आप होके आए हैं साहब, मैं चाहूंगा मणिपुर की भी वास्तविक स्थिति, क्योंकि वहां भी केंद्र में मैतेई हिंदू हैं। और आप देखिए तो फेडरल स्ट्रक्चर को बांटने की किस तरह से कवायद ममता बनर्जी ने अभी किया। नीति आयोग ने, उन्होंने पहले ही कर दिया था कि वो नोटंकी करेंगी, कांग्रेस ने बाइकआउट किया। उधर ममता बनर्जी बंगाल में खड़ा होकर गौरव जी ये कह देती हैं कि बंगाल के बारे में हिंदुस्तान सोचे। अरे गजब, ऐसे लग रहा है जैसे वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है और ऐसा कह रही हैं। उधर केरल में हंसी आती है गौरव जी, विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, क्या वो वीजा और पासपोर्ट जारी करेंगे? ये एक जो पूरी क्रोनोलॉजी है जो साफ तौर पर दिखाती है कि 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी से अपने खतरनाक इरादों को लेकर मात खाने के बावजूद कांग्रेस, राहुल गांधी स्पेशली, ये पूरी क्रोनोलॉजी अगर जोड़ें तो हिंदुओं के खिलाफ चल रही है। यहां तक कि उनकी हत्याओं के तक ये बात जा रही है। प्रधानमंत्री तक की जान के संकट पर बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी जब लगातार घृणित भाषाएं बोली जा रही हैं। ये पूरी क्रोनोलॉजी क्या कहती है गौरव जी? मैंने आपको जम्मू कश्मीर से लेके मणिपुर तक ये पूरी चीज बताई, बंगाल और केरल भी आपके सामने रखा। ये सारी चीजें बड़े आराम से और बहुत संक्षिप्त में एक लाइन में अगर हम बोलें तो ये आपको ये बताती है कि अभी तो आपने हमें 99 सीट दी हैं, 199 सीट दे दो, उसके बाद फिर हमारा कमाल देखो। हम आपको वही मंजर दिखाएंगे जो 2014 से पहले होता था। राहुल गांधी, मैंने हमेशा बोला है, ये आदमी पप्पू नहीं है, ये बहुत शातिर दिमाग है। और शातिर दिमाग 2 तरह के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव होता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता, लेकिन ये आदमी डिस्ट्रक्टिव है। और ये जो सोचता है या इसको जो बताया जाता है करने के लिए, इसकी वाणी उसके हिसाब से आर्टिकुलेट नहीं कर पाता। जैसे कि इसने
संसद में बयान दिया हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू हिंसक होते हैं। मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात आपको बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा और मेरे मित्र भी इस बात को बुरा न माने, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से चीज़ों को परखने की कोशिश करता हूँ। मेरा अपना नेटवर्क है जहाँ मेरी इंफॉर्मेशन बेस है। आने वाले समय में राहुल गांधी का अटैक भाजपा और हिंदुओं पे ज़्यादा होगा बनस्पत आरएसएस पे। आप लिख के रख लो, आरएसएस पे राहुल गांधी का अटैक आने वाले समय में वैसे ही कम होता चला जाएगा, होना चाहिए जो कांड हुए हैं जिस हिसाब से, जैसा कि राहुल गांधी का बयान अंबानी को ड्रॉप कर गया और अडानी को लेके आगे बढ़ा। भाई शुरुआत अगर आप देखें तो अंबानी अडानी थे ना, फिर एक समय आया चुनाव तक का कि अंबानी राहुल गांधी और कांग्रेस के वक्तव्यों से गायब हो गए और अडानी वक्तव्यों में प्रमुख रूप से सामने आ गए। यही अब संघ के साथ होगा कि संघ का नाम राहुल गांधी कब लेंगे। जहां तक आपने बात कही जम्मू कश्मीर में अटैक की, और मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट भी देखे। देश का दुर्भाग्य है कि जो अपने घर के बाहर मतलब एक जंगली स्ट्रीट डॉग से नहीं लड़ सकते, वो भारतीय सेना पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि सेना क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, क्या हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी जम्मू कश्मीर में कदम नहीं रखा होगा और बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क हिंदू मुसलमान पे लेके मैं बात नहीं करता, हिंदू मुसलमान का नहीं, लेकिन जो जियोग्राफी है जम्मू और कश्मीर की वो बहुत अलग है। जम्मू का जो बॉर्डर है वो बहुत पोरस बॉर्डर है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बॉर्डर नहीं है, उसको मैनेज करना आसान नहीं है। वो जंगल और बहुत घने जंगलों से निकल के आता है, जहां पर पेट्रोलिंग इतनी आसान नहीं होती है जितनी लोगों को लगता है। दूसरी बात, जो जम्मू है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां पर घर एक दूसरे से चिपक के बनते हैं, जबकि कश्मीर में एक घर और दूसरे घर के बीच में बहुत सारी जमीन होती है। तो एक घर से दूसरे घर जाना फिजिकल मूवमेंट होती है, जबकि मतलब विजिबल मूवमेंट हो सकती है, जबकि जम्मू में क्योंकि घर लगे हुए हैं तो आइडेंटिफिकेशन या ट्रेसिंग में दिक्कत आ जाती है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की जब आपने बात करी, पाकिस्तान कोई भी अटैक अपना अपना जो पाकिस्तान का माई बाप है उसकी आज्ञा के बिना नहीं करता। आपको याद होगा मैंने पोस्ट करा था कुछ महीने पहले, विक्टोरिया न्यूलैंड और ब्लिंकन से पाकिस्तान के आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस चीफ मिलने गए थे। मैंने फोटो डाल के उस पर लिखा था कि अब आप अटैक, दिस इज अ ग्रीन सिग्नल टू अटैक इंडिया, टू इंक्रीज योर हीट ऑन इंडिया। वही हो रहा है। पाकिस्तान को न्यूलैंड से, विक्टोरिया न्यूलैंड से ग्रीन सिग्नल मिला था, और उधर चाइना बेल्ट पे क्योंकि भारत फिलीपींस वियतनाम इत्यादि देशों को साथ कर रहा है, चाइना की फोर्स हमें कहीं भारतीय सेना से नहीं लड़ सकती। इट इज नॉट अ फाइटिंग फोर्स। तो चाइना सुपारी देता है। सुपारी देने के लिए सबसे अच्छा जो जो जिसको बोलते हैं अंडरवर्ल्ड है, चाइना के लिए जो सुपारी पे काम करता है वो है पाकिस्तान। तो वहां से हीट हटाने के लिए आपने हीट इंक्रीज करी जम्मू कश्मीर में, जिसमें जम्मू में करी क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली बहुत टफ टेरेन है। मैं इस बात को इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि मैं बहुत सारा वक्त अपना एलओसी और आईबी पे निकालता हूं, एलएसी पे निकालता हूं। मैंने वो टेरेन खुद देखी है। मेरे से 100 मीटर नहीं चल सकते, मैं खुद 100-200 मीटर नहीं चल सकता, सांस फूल जाती है वो जो चढ़ाई वाली टेरेन होती है।
और डेंस फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग बहुत मुश्किल होती है। तो आने वाले अच्छा, इन सारी चीजों पे आपको इंटरनल एसेट चाहिए, तो इंटरनल एसेट आपके लिए राहुल गांधी है। राहुल गांधी पूर्ण रूप से सोरोस कबाल, और जिसमें विक्टोरिया न्यूलैंड भी आती है, जिसमें जो बाइडेन भी आते हैं, जिसमें कमला हैरिस भी आती है, और इनका जो सूरमा है ओबामा, चरित्र समझिए ओबामा का। ओबामा ने सबसे पहले पीस प्राइज लिया था, नोबेल पीस प्राइज, उसके बाद दुनिया में आग बरसाई थी। ये मोडस ऑपरेंडी होती है अमेरिकन की। तो अभी चुनाव आ रहे हैं अमेरिका में, भारत में हीट बढ़ाने का उनका पूरा है। चाइना उनका साथ दे रहा है, क्योंकि सारी लड़ाई ट्रेड की है, और क्योंकि भारतीय सेना, नौसेना की ताकत बढ़ती जा रही है। ये सारे चीजों को जब आप पिरो के देखते हैं, तो राहुल गांधी एक मोहरा है जो इन लोगों के हाथ में काम कर रहा है। आपने देखा अवनीश भाई, फ्रांस में क्या हुआ, या आज ओलंपिक चल रहे हैं, फ्रांस में क्या हो रहा है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप सबके सामने। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो फ्रांस में हुआ है, जो आगजनी हुई थी जब राइट विंग के नेता जीते थे और सरकार बनाने के उनके चांसेस थे, तो जो फ्रांस में हुआ था, ये 4 जून 2024 को भारत में होना था। अगर सीटें 300 पार होती, अब ठीक है, जो हम सोशल मीडिया एक फ्री माध्यम है, जिस कोई भी उसमें, चाहे आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, ज्ञान फैलने में क्या जाता है। गौरव प्रधान को गालियां देने में, आपको गालियां देने में, आपके चैनल के नीचे गालियां देने में किसी का कुछ नहीं जाता। 2 मिनट लगते हैं, आप एक टाइप करके निकल लेते हैं पतली गली से। लेकिन बहुत सारा गेम पीछे खेला गया था, लगभग समझ लीजिए 6 महीने से चुनाव तक, जिसकी बदौलत भाजपा को 240 सीटें आई और हम बच गए। आपको याद होगा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से नजदीकी बढ़ाई थी मोदी जी ने चुनाव डिक्लेयर होने से पहले। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद नहीं, चुनाव डिक्लेयर होने से पहले नजदीकी बढ़ाई थी। तो वो नजदीकी इसलिए बढ़ी थी कि 2040 के आसपास जब सीटें आएंगी तो सरकार कैसे बनेगी। इंडी गठबंधन से पहले भी चंद्रबाबू नायडू से हाथ पकड़ के मोदी जी स्टेज पे घूम रहे थे। तो आप दूरदर्शिता देखिए कि इस देश को बचाने के लिए, और भाजपा की, अब बहुत सारे लोग कहेंगे देश को बचाने का काम क्या भाजपा का है, कांग्रेस भी कर सकती है। तो 70 साल का इतिहास बता दीजिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे आपने प्रश्न पूछे, सबका जोड़ तोड़ का जवाब यही है कि राहुल गांधी की 99 सीट हैं। आने वाले समय में लोकसभा का सत्र जो भी होंगे वो हीटेड होंगे, गर्म होंगे। लेकिन एक बात का मैं गारंटी भी दे सकता हूं कि जो संसदीय सत्र जिस कार्य के लिए होगा, वो कार्य नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक ऑप्टिक्स होगा, शोर मचाना, जो राहुल गांधी, क्योंकि राहुल, आपने पहले सत्र में देखा, राहुल गांधी वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट शोर मचाने में और उकसाने में। वो राहुल गांधी कंटिन्यू रखेंगे। सत्र में, संसद में शोर शराबा, वॉकआउट, भाषा की मर्यादा खत्म हो चुकी है, कांग्रेस ने खत्म कर चुकी है। क्योंकि भाषा कहां से आती है, भाषा चरित्र से आती है। अब चरित्र ही नहीं है, चरित्र देश का है ही नहीं। एक चाणक्य ने भी कहा था ना, विदेशी माँ से पैदा हुआ संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकती। राहुल गांधी देशभक्त नहीं है। राहुल गांधी को
राहुल गांधी हों, अरविंद केजरीवाल हों या जो 22 और कुंबे के नेता हों, उन सबको प्रधानमंत्री का टाइटल चाहिए। तो आने वाले सत्र में और गर्मा-गर्मी होगी और बहसबाजी होगी, लेकिन मेरा जो काम करने का और सोचने का तरीका है कि जब मैंने एक सक्षम नेतृत्व देश को दे दिया है अपने वोट के माध्यम से, तो मुझे उस सक्षम नेतृत्व की बात पे और उसके कार्यशैली पे विश्वास होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि रईसी में जो हमले हुए, जम्मू में हमले हुए, सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं इतिहास में आपको थोड़ा-सा ले जाऊँ, तो आपने महाराणा प्रताप को भी पढ़ा होगा, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी पढ़ा होगा। महाराणा प्रताप सामने से युद्ध करते थे और मारे गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पीछे से युद्ध कर रहे थे। जो अनाड़ी होता है, वो सामने से युद्ध करता है, जैसे राहुल गांधी हैं, सामने से युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, भौएं चढ़ा के दिखा रहे हैं, एकदम एंग्री यंग मैन बने हुए हैं। राहुल गांधी को जयराम रमेश ये बात नहीं समझा पा रहे हैं कि भैया ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं, भारतीय संसद है और भारत की राजनीति है, और जो सामने बैठा हुआ है उसने 40 साल घाट घाट का पानी पिया है, तुम्हारे हवाई जहाज में बैठ के बर्थडे केक नहीं काटा है। तो जो आज की नीति है, वो जो नरेंद्र मोदी की नीति है, और अपनी बात को यहाँ पर विराम देने से पहले बस इतनी बात मैं बोलूंगा, रईसी का हमला हो, राहुल गांधी की 99 सीट हो, आने वाले सत्र में शोर शराबा हो, मणिपुर की जो कहानी हो, उसके लिए जिम्मेदार मैं नरेंद्र मोदी या किसी राहुल गांधी को भी नहीं मानता। उसके लिए जिम्मेदार भारत का हिंदू समाज है, जिसने 70 साल से ये सब देखने के बाद भी चंद सिक्कों की खनक के लिए अपनी पाले बदल के उधर चले गए। अब इसमें हमारे बहुत बड़े मठाधीश और जो हमटी डमटी शंकराचार्य हैं वो भी आते हैं कि जो सिक्कों की खनक पे अपने धर्म को भी बेच सकते हैं, अपने राष्ट्र को भी बेच सकते हैं और अपने समाज को भी बेच सकते हैं। तो दोषी हिंदू है और रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, मतलब मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन मैंने अपने नेतृत्व को पूरे विश्वास के साथ वोट दिया है, और नेतृत्व पे विश्वास करना मेरा राष्ट्रीय धर्म भी है, सनातन धर्म भी है। सक्षम नेतृत्व है, जो करेगा राष्ट्र के लिए करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं अपने काम पे फोकस करूं, ना कि रोज टीका टिप्पणी करूं, और अपने काम पे फोकस करके जो अपना गिलहरी योगदान है इस राष्ट्र को सक्षम बनाने का, वो मैं अपना दूं। जैसे मैं जो कोर्सेस करता हूं, युवाओं के लिए करता हूं, राष्ट्र सक्षम हो। तो यही मेरा, आपके जो इतने सारे सवाल थे उसमें से यही कुछ निकल के आया। बिल्कुल, और बहुत कुछ निकल के आया है। और अगर एक बात जो मैं एक झटके में उठा के सामने रख दूं दर्शकों, जिसको कि आप कहते हैं कि हाईलाइट कर दें जो पहली नजर में, गौरव जी, जब आप ये कहते हैं कि हमने देश के लिए एक सक्षम राजनीतिक नेतृत्व चुन के दे दिया है, तो यहाँ वो भाव आता है कि इस लोकतंत्र में जो मॉडल हमने अपनाया है, इसमें दरअसल हम, आप और हम सारे जो मतदाता हैं, अंतिम मालिक वही हैं। और दूसरा जो आपका भाव वहां से निकल के आता है, फिर जिसको चुन के दे दिया है, इसका मतलब है कि उस पर भरोसा भी है, तो वो भरोसा दिखना भी चाहिए। कहते हैं ना कि मोहब्बत है तो मोहब्बत दिखनी भी चाहिए। और मजे की बात है कि दुश्मनी है तो दुश्मनी भी दिखनी चाहिए। ये डिवाइडर पर चल के कुछ होता नहीं। और आपने एक चीज कही कि हाउस में बदतमीजियां चलती रहेंगी, चाहे वो शाब्दिक बदतमीजियां हो, चाहे वो व्यवहार की बदतमीजियां हो, लेकिन उसी के साथ आपका जो ये इशारा था, ये भरोसा वाला इशारा कि नरेंद्र मोदी की ये तीसरी टर्म की सरकार अपने वो सारे काम भी उसी तरह से निपटाती रहेगी। तो निश्चित तौर से आप देखें,
शपथ लिए, उसके बाद दूसरा सेशन, बजट भी आ गया। बजट में अपने दो एलाइज, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की तरफ से कहीं एक बात आ जाए, चंद्रबाबू नायडू कुछ बोल दें, लेकिन सारा कुछ, बल्कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कोई तीसरी सरकार है। ऐसा लग रहा है कि जो 14-19 में देखी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, कहीं भी इस बात का कहीं से अंदाजा नहीं मिलता कि नरेंद्र मोदी कहीं 240-41 की संख्या से बंधे हुए नजर आते हैं। लेकिन गौरव जी, जो बड़ी बात, आपने मणिपुर की यात्रा की, ये ठीक है, मैं उसके बहुत सारी डिटेल्स नहीं यहाँ पर सार्वजनिक डिस्कस करूंगा, लेकिन कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, कभी सोचिए आप, ये जो कहा जाता था तो देश की एकता और अखंडता के बारे में कहा जाता था, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। लेकिन एक जो हेट्रेट की पॉलिटिक्स और भारत को बांटने की पॉलिटिक्स चल रही है, फेडरल स्ट्रक्चर को जिस तरह से ममता बनर्जी ने धत्ता बताया, और कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग, जहां पर आप देश के लिए काम करते हैं, अपना एजेंडा प्रस्तुत करते हैं, वो कोई रैली नहीं थी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो विपक्ष भारत का, लोकतंत्र खतरे में है चिल्लाता है और मोदी की तरफ इशारा करता है, जो ये कहता है कि देश में बहुत बंटवारा हो रहा है, दरअसल अपने कामों से भारत का विपक्ष, कांग्रेस, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये सारे जितने इंडिया अलायंस गैंग के हैं, लोकतंत्र को खतरा इनसे है, देश को बांट ये रहे हैं और देश को खतरा इनसे है। ये माहौल, जबकि 5 साल के लिए एक सरकार चुन के दे दी गई है, और आप ये भी साथ में कहते हैं कि इनकी बदतमीजियां भी जारी रहेंगी, तो ये कितना असर करेगा? क्योंकि ये सड़कों पर भी जब तब उतारने को तैयार है। ये देखिए, ये जितना कुछ ड्रामा होगा, ये उन लोगों के लिए होगा जिनको, सरकार तो बात की चीज है, जिनको स्वयं अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। और ये ज्यादातर, देखिए, इसमें मुस्लिम समुदाय कहीं नहीं है, आप ध्यान से नोटिस कीजिए, इसमें सारा फोकस हिंदू समुदाय पे है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीचे हो, अपने हमारे दक्षिण भारत में, या जम्मू में। अब आपको मैं बताऊं, जम्मू में बिना इनसाइड इंफॉर्मेशन के तो इन्फिल्ट्रेशन संभव नहीं है। अब आपने 4 लोग पकड़े जो एक समुदाय विशेष से हैं, और यहाँ पूरा गैंग चालू हो गया है हिंदू मुसलमान पे। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ इस शब्दों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये बोलूं, इस समुदाय में वो लोग इन्फिल्ट्रेटर को ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो विशेष समुदाय से नहीं है, क्योंकि इस समुदाय ने हमेशा अपने आप को हिंदुओं से भी श्रेष्ठ माना है। ये अपने आप को हिंदू नहीं, हिंदू से भी श्रेष्ठ मानते हैं। ये अपने आप को बर्थ राइट मानते हैं। बिना इनसाइड हेल्प के कोई इन्फिल्ट्रेटर भारत में नहीं आ सकता, ये बात तो निश्चित रख लिए। भारतीय फौज और भारतीय आर्म फोर्सेस पे आप शक मत कीजिए, वो अपनी जान देने से पहले सोचते नहीं है जान देंगे तो कितनी ग्रेजुटी मिलेगी या कितना रिवॉर्ड मिलेगा। वो ध्यान में, परिवार भी ध्यान में नहीं आता, इसलिए उन पे प्रश्न चिन्ह ना ही लगाएं तो बेहतर होगा। लेकिन अंदर की खबर कौन दे रहा है, कहां पर अटैक करना है, कहां पर आर्मी मूवमेंट है, ये सारी चीजें कौन दे रहा है? ठीक है, 2-4 चेहरे सामने आए हैं और हमने एक्शन लिया है, लेकिन बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो राजनीतिक रूप से भी ये कार्य कर रहे हैं, जो विशेष समुदाय से नहीं है। तो अब जैसे कि एक महान यूट्यूबर हैं, वो कंट्रोवर्सी बनाने के लिए, चैनल की व्यूअरशिप बनाने के लिए एक मुस्लिम नाम से भी आईडी चलाते हैं, और मुस्लिम से, उस मुस्लिम आईडी से खुद को धमकियां दिलवाते हैं, गालियां दिलवाते हैं, सारे अपशब्द कहलवाते हैं, फिर अपनी आईडी से उसको डिफेंड करते हैं और उसको खुद ही चैलेंज करते हैं। अब इसी कंट्रोवर्सी में ये जो स्टेज ड्रामा है, व्यूअरशिप बढ़ जाती है।
तो भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा आप मुसलमानों को दोष ना दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ केवल कैटेगराइजेशन करना उचित नहीं है। मैंने कई बार इस चीज़ को समझाया है कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान और भारतीय मुसलमान जो है, चाहे वो आजमगढ़ हो, सुल्तानपुर हो, वेस्ट बंगाल हो, केरल हो, तेलंगाना हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक से नहीं है। तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, साल लगभग आने वाला 1 साल, ये जो 2 महीने निकले हैं उसको जोड़ के जो अगले 10 महीने हैं, वो टर्मॉइल के हैं। बहुत कुछ होगा और उस बहुत कुछ होने में आप ये भी अंदाज़ लगा दीजिए, मतलब ये भी अपने कैलकुलेशन में रख लीजिए कि अमेरिकन इलेक्शन होना है और ये इतिहास का सबसे गंदा अमेरिकन इलेक्शन होगा। आपने उसका सैंपल देख लिया जब ट्रंप को गोली मारी गई। अब हमारे ही महारथी लोग हैं भारत में जो बोलते हैं कि ट्रंप ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई। अरे मूर्खों, जो इंसान खुद पे गोली चलवाता है ना, वो अपने हाथ पे, टांग पे, कंधे पे गोली चलवाता है, कान पे गोली नहीं चलवाता है। 1 सेंटीमीटर खोपड़ी अगर घूमी हुई होती तो भेजा उड़ गया होता ट्रंप का। तो ऐसे विचारक जो हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मोदी जी ने भी कई बार बोला है और मैं तो शुरुआत से बोलता हूं, आपके सोशल मीडिया के ओपिनियन पे सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सरकार अपने ब्लूप्रिंट पे चल रही है और वही ब्लूप्रिंट उसका दायित्व है अगले 5 साल में इम्प्लीमेंट करना। आप चौराहे पे नाचो, छत पे नाचो, गालियां दो, धमकी दो, कुछ भी दो, वोट नहीं करेंगे, मोदी को सिखा देंगे, मोदी को ये कर देंगे, करते रहो भैया, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और एक बात और बता दूं, जो लोग मोदी, योगी, अमित शाह के बीच में जो दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये भूल जाएं, ये एक चट्टान है और 2027 में भी योगी की सरकार है। बाकी जितने उछल-कूद मचाने वाले हैं, जिनको महत्वाकांक्षा चीफ मिनिस्टर बनने की है, उनको ग्राउंड रियलिटी पता भी नहीं है, उनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। तो और एक एक चीज़, क्षमा करें, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, ये बात मेरे सामने आती है कमेंट के माध्यम से कि योगी जब सेंटर में आएँगे तो भौकाल मचा देंगे। हमें योगी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा नरम प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। योगी आएंगे तो सबको ठिकाने लगा देंगे। मेरे प्रिय विद्वान लोगों, भारत का संविधान उठा के पढ़ लेना अगर कभी समय मिले, क्योंकि मुझे पता है पढ़ने लिखने का तो आपका शौक है नहीं। जब योगी सेंटर में आएंगे और जब भी आएंगे, हम भी चाहते हैं वो आए कभी ना कभी, लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ में छोड़ के आएंगे। और लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ में छोड़ के आएंगे तो उसका अर्थ है कि बुलडोजर लखनऊ में रह के छोड़ के आएंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का, केंद्र का विषय नहीं होता है, वो स्टेट का विषय होता है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि योगी महाराज आ जाएंगे और ताबड़तोड़ छत पे खड़े होके, तलवार लेके, बुलडोजर पे बैठ के और न्याय करना शुरू कर देंगे, भूल जाए। योगी फिर भी अगर बहुत ही अच्छा काम करा, मोदी के बराबर तो पहुंच सकते हैं, आगे नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे लगता है कि आपने जो तकनीकी रूप से कहा ना, कि बिल्कुल सही बात, और वहां पर एक संवैधानिक दायरा भी होता है। और निश्चित तौर पे एक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने के बाद वो जो काम करने का एक तरीका है, और क्या करिएगा, ये मोही जनता है साहब, मोहा जाती है। और आपने एक बात कही ना, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में, जब आपने बात कही कि जम्मू में इंसाइडर, और आपने कुछ एक लोगों का नाम लिया, तो मुझे
प्रधानमंत्री के वो कहे गए शब्द एक बार फिर याद आ गए कि इकोसिस्टम कहाँ कहाँ पर है। इकोसिस्टम की अगर पहचान करिए तो आप देखिए ना, भारत के सनातन संत समाज में आपको इकोसिस्टम एक फर्जी शंकराचार्य के नाम से टहल रहा है। और मजे की बात है, उस फर्जी शंकराचार्य जो कभी सोना गायब होने की नकली बात करता है, जो कभी कांग्रेस के सतही नेता, ब्लॉक स्तर के नेता की तरह व्यवहार करता है ना, वो उद्धव ठाकरे के लिए जाके संवेदना व्यक्त करता है, उसके लिए गजरा सजा के बैठ के और कुछ सो कॉल्ड अपने आप को राष्ट्रवादी यूट्यूबर कहने वाले लोग ठेके पे काम करते हैं और घूमते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए दिखाई देते हैं। तो साहब ये भी इकोसिस्टम है जो आपकी तरह दिखेगा, आपका होगा, आप उसको ये समझेंगे ये मेरा है। संत समाज में इकोसिस्टम आप देख लीजिए, राजनीति में इकोसिस्टम देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर में इकोसिस्टम देख लीजिए, हर जगह इस तरह की बात है। और यही गौरव जी वो आपकी बात के दायरे बढ़ जाते हैं, इसके मायने बढ़ जाते हैं कि सब कुछ एक साथ चलेगा। एक तरफ जहां अगले 5 साल हमने एक सक्षम नेतृत्व चुन लिया है, वो सरकार भी चलेगी, काम भी होगा, हमारे एजेंडे भी होंगे, लेकिन ये सारा विश्वमन और गंदगी भी हर तरीके से ऐसे ही कायम रहेगी। जी अवनीश भाई, अभी कुछ महीनों पहले की बात है, मैं काशी गया था। मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कुछ 300-400 संत समाज के बहुत महान लोगों को के सामने खड़े होके बोलने का। मैंने उनके सामने बोला था, अगर आप अपने मठों से निकलना, अपने आसनों से, गद्दियों से उठ के और अपने जो मोटे मोटे पेट हैं उनको हिला के समाज में नहीं जाओगे तो आपका अंत निश्चित है। भारतीय समाज, भारतीय हिंदू समाज, सनातन समाज भी संतों को कोई घास नहीं डालता, और उसका कारण ये है कि मुझे संतों द्वारा किए हुए कोई भी श्रेष्ठ कार्य दिखा दीजिए जहां उन्होंने हिंदुओं को जोड़ने की बात करी हो। अभी एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए तो महाराज जी ने यूपी में वो नेम प्लेट वाला अध्यादेश पारित करा था जो सबको जी मान्यता कांवड़ यात्रा पे। उसकी मुस्लिम बुराई करे ना करें, लेकिन सबसे पहले हिंदू खड़े हो गए बुराई करने के लिए, और उसको एंटी सेकुलर और पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया। आप मुझे एक बात बताइए, एक ये जो महान मठाधीश हैं या हमटी डमटी शंकराचार्य हैं, ये जो मोटे मोटे क्या बोलना चाहिए, गद्दियों जैसे पेट लिए घूम रहे हैं, ठीक है, किसी एक ने सपोर्ट करा, किसी एक ने समाज में जाके करा हाँ ये सही बात है कि हाँ हमारा सावन का पर्व, सावन का जो महीना है वो बहुत पवित्र महीना है, इसमें ऐसा होना चाहिए ताकि शुद्धता बनी रहे। केवल एक आदमी ने बोला, बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं उन्होंने बोला कि जो वो ज्यादा, उनकी टेरिटरी क्या है, उनकी टेरिटरी उनका पंडाल है, उनकी टेरिटरी भारत नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे इस पंडाल में आने वाले, दुकान लगाने वाले, यानी इससे दो बातें हैं। पहली चीज, हमारे यहाँ दुकान लगाने में किसी को कोई मनाही नहीं है, चाहे वो हिंदू समाज से हो चाहे मुसलमान समाज से, ठीक। दूसरी बात उन्होंने कहा भाई तुम दुकान लगा रहे हो, ये बात तो साबित हो गई कि यहाँ हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर रहा। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि आप अपने नाम के आगे लगा लो, जिसको आपका नाम देख के आपसे लेना हो आपसे ले ले। भाई यही हिंदू है जो मुसलमान के लिए लड़ता है कि बुर्का पहनना क्यों रोका जा रहा है स्कूल कॉलेजेस में। यही हिंदू है जो मुसलमान के लिए लड़ता है टोपी पहनाने के लिए पीछे। आप खुद मुसलमान टोपी पहने ना पहने, लेकिन ये टोपी पहन के घूमते रहते हैं। आज उसी हिंदू को दिक्कत हो रही है जब पहचान बताने की बात हो रही है। अब पहचान छिपाने का क्या मतलब है? तो देखिए, मैंने क्या बोला, मैंने कल भी लिखा, मैंने कहा हमें 3 कार्य करने हैं और हमें उसके बाद निश्चिंत हो जाना है कि देखिए हम हैं, आप हैं, हम ना बंदूक लेके बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हैं, और हम और आप ना ऐसे हैं जिनको 4 वोट मिलेंगे जो चुनाव लड़के
और अपना योगदान संसद में जाके देंगे या विधानसभा में जाके देंगे। हम आप यूट्यूब करा है, इसके बाद मैं भी काम पे चला जाऊँगा, आप भी अपने काम पे लग जाएँगे। हमें अपने अपने परिवार को देखना है, अपने अपने रिश्तेदारों को देखना है। पहला कार्य, हमने वोट दिया, एक सक्षम नेतृत्व को कुर्सी पे बिठाया, उस पे हम विश्वास करें अटूट, सवाल ना करें, अब वो कार्य हो गया। दूसरा, जो मेरा 108 का मंत्र है, उसका जहां तक हो, जितना हो, पालन करा जाए। मैं ये नहीं कह रहा उसी को पालन करो, मैं भी वही कह रहा हूं, जहां जितना हो सकता है पालन करो। कश्मीर में आप नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन यूपी में कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो, करो उसका पालन। तीसरा, हिंदुओं को एक दूसरे की टांग खींचने की जगह हाथ खींचने की जरूरत है। ये तीन काम आपने कर लिए तो आप नरेंद्र मोदी के फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में स्थापित हो जाएंगे। हमें नरेंद्र मोदी का फोर्स मल्टीप्लायर बनना है, ना कि हमें सवाल जवाब करने हैं। वो इंसान घाट घाट का पानी पी के प्रधानमंत्री बना है, मियां बीबी की लड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई जीत के प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पे मैं चाहूंगा हिंदू समाज सोचे कि वो किस दिशा में जा रहा है, खुद जा रहा है और देश को भी ले जा रहा है। सबक सिखा देंगे मोदी को तुम घंटा कोई सबक नहीं सिखाओगे, वो आदमी झोला उठा के निकल लेगा। भुगतोगे तुम, भुगतेंगी तुम्हारी नस्लें, तुम्हारे बच्चों का जिस दिन क्या बोले यार, मतलब मेरे को तो गुस्सा आती है उसका भी। मैं समझ सकता हूँ ये कृतज्ञता जो है वो क्या ही कहा जाए, बिल्कुल। और यही गौरव जी एक बात आ जाती है ना जी जी। कमाल की बात है कि ये हिंदू समाज उन यूट्यूबर्स को सुनता है, उन यूट्यूबर्स की बात को मानता है जिनके यूट्यूब वीडियो में भाषा की मर्यादा रहती ही नहीं है। एफ वर्ड, सी वर्ड, ये वर्ड, वो वर्ड सारे घुसे होते हैं, क्योंकि जितना आप इन शब्दों को इस्तेमाल करोगे उतना लगेगा कि आप बहुत बड़े पावरफुल हो, आप नरेंद्र मोदी को सुबह शाम ज्ञान देते हो। जब बजट आता है तो आप इकोनॉमिक्स बन जाते हो, जब रक्षा की बात आती है तो रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर बन जाते हो, जब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, जब फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो विदेश मंत्री आपका नौकर बन जाता है। ये जो सुब्रमण्यम स्वामी की सोच वाली जनता है, बहुत बड़ा रूपक आपने दिया। देश का असली दुश्मन यही है। और इस सुब्रमण्यम सोच वाली और सुब्रमण्यम स्वामी को फॉलो करने वाली जनता में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पे बैठे हुए हैं। फ्रजाइल 5 थे आप। आपने कभी विचार नहीं करा है, क्योंकि आपको विचार करने का उस घटना, उस घड़ी को आपके सामने महादेव नहीं लेके आए। आप कटोरा लेके तैयार थे। जो आज आप गालियां दे रहे हो वित्त मंत्री को या नरेंद्र मोदी को, आप कटोरा लेके तैयार थे। अरे भूल जाओ 15 लाख पे टैक्स, आप तो इस लायक भी नहीं होते कि 5 रुपए कमा लो। लेकिन क्योंकि वो चीजें नहीं हुई, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। ऐसा होता है। और किसी भी जिसको कहते हैं ना कि एक एहसान न मानने वाला, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन भाव वही है गौरव जी, आप समझ सकते हैं। वो जब तूफान से बच जाता है ना, कोरोना में इतनी मौतें नहीं हुई जितनी भारत में अपेक्षा की गई थी, तब फिर कोरोना मैनेजमेंट पर सवाल इस सरकार और नरेंद्र मोदी पर उठना शुरू हो जाता है। तो ये एक सोए हुए हिंदू की एक जो है वो मानसिकता है और रही है। हालांकि उसी के साथ एक सकारात्मक ये भी है जिसको आप बार बार इंडोर्स कर रहे हैं गौरव जी,
कि 2014 के बाद 2019 के बाद 24 हमने एक सक्षम नेतृत्व को चुना भी है। तो इन तमाम नकारात्मकता के बीच में वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि छाती पर मूंग दलना, मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार अपनी सरकार बना के, अरे भाड़ में गई संख्या साहब, सरकार बन चुकी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये सच है। और छाती पर मूंग नहीं साहब, छाती पर नारियल के गोले तोड़े हैं। इसका एहसास हमें करना होगा, क्यों गौरव? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा था कि मेरे 100 दिन की सरकार में बहुत सारे चीजें होंगी। मैंने कुछ कमेंट पढ़े सोशल मीडिया पे, अरे कुछ नहीं हुआ, 60 दिन हो गए। मैं उन बंधुओं से केवल एक निवेदन करता हूं, अगर आपको ये समझ में आता है 100 दिन की बात से कि नरेंद्र मोदी छत पे तलवार लेके खड़े हो जाएंगे और काट पीट के भेज देंगे, सबको खत्म कर देंगे, तो आप भूल जाइए। जो वो कार्य करेंगे वो उन्होंने करा क्या, ये आपको समझ बाद में आएगा। क्योंकि अगर पहले ही समझ में आ जाए तो फिर आप नरेंद्र मोदी की सोच नहीं, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का हर स्टेप आज भारत में हर इंसान पहचान गया है कि जब वो आदमी बाहर जाता है तो भारत में कुछ ना कुछ उठक पटक लेके आता है। ये सब लोग तो, नेतृत्व वो अच्छा होता है, सक्षम होता है जो कार्य करे लेकिन आपकी व्यवस्था को बिना कोई बदलाव करे। देखिए, जब आप स्विमिंग करते हैं या जब आप डाइविंग करते हैं, ठीक है ना, जो ओलंपिक में स्पोर्ट होता है डाइविंग का, अब उसको टेक्निकल क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा एरिया पानी का आप डिस्टर्ब करते हैं, उतने ही, जब आप डाइव करते हैं, जितना ज़्यादा एरिया आप डिस्टर्ब करते हैं उतने ही आपको कम मार्क्स मिलते हैं। जितना एरिया कम डिस्टर्ब करते हैं उतने ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और वहां से गोल्ड मेडल निकलता है। तो नरेंद्र मोदी वो इंसान हैं जो डाइव करेंगे लेकिन सिग्नेचर नहीं छोड़ेंगे, जिससे व्यवस्था ना बदलाव हो, जिससे व्यवस्था में कोई रिपल्स ना आए, जिससे व्यवस्था में कोई उठक बैठक ना हो। और आपको वो चीज समझ में आएगी। अब आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल, क्योंकि ये बात आई है तो दर्शकों के लिए, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारा चैलेंज चाइना है या हमारा चैलेंज पाकिस्तान है? देखिए, पाकिस्तान को तो अब हम घास नहीं डालते, ठीक है। हमारी फौज इशारे का वेट कर रही है, तैयार बैठी है। जिस दिन इशारा मिल जाएगा पॉलिटिकल लीडरशिप से, उस दिन हम रौन देंगे, ठीक है। तब तक जो तुम्हें करना है तुम कर लो, जिस दिन हमें मिलेगा हम रौन देंगे। चाइना हमारा कॉम्पिटिटर, हम चाइना को, मतलब ठीक है कॉम्पिटिटर है क्योंकि वो ट्रेड की बात है, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम अमेरिका को रिप्लेस करने का कार्य कर रहे हैं एज ए ग्लोबल पावर। अमेरिका का स्ट्रेंथ क्या है? अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मूल रूप से अगर देखी जाए, मिलिट्री वगैरह छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी भी देश के हाथ में पैसा और पैसे को उगाने की काबिलियत। हथियार भी तभी आते हैं, डिप्लोमेसी भी तभी चलती है, दूसरे देश में भी तभी होते हैं जब पैसा होता है, जब पैसा नहीं होगा। अमेरिका के पास 7,000 टन सोना है। भारत के घरों में, सरकार की बात नहीं कर रहा, भारत के घरों में 30,000 टन सोना है, घरों और मंदिर में। इसको मोनेटाइज करा जाएगा, जिसके लिए गोल्ड सरकार इंपोर्ट कर रही है। अब बहुत सारे, जब सरकार ने 100 टन गोल्ड लिया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा, अरे ब्रिटिश को हमने लात मार दी, ब्रिटिश को हमने ये कर दिया, वहां से, वहां के वॉल्ट से उठा के सोना हम भारत ले आए। ये वो लोग हैं जिनको ट्रेड का ज्ञान नहीं है।
ब्रिटेन में सोना इसलिए रखा जाता है ताकि वो एक सेंटर पॉइंट है और वहां से पेमेंट आसान होता है, कॉस्ट ऑफ पेमेंट कम पड़ता है ब्रिटेन में सोना कम हो रखने जाता से है। एज बिल्कुल, कंपेयर टू बिल्कुल। सोना भारत में रखने से। आने वाले वक्त में क्या होगा? आने वाले वक्त में भारत गोल्ड एसेट के बेस पे ट्रेजरी बॉन्ड इशू करेगा। ये जो ट्रेजरी बॉन्ड है, आज अमेरिका की ताकत यही ट्रेजरी बॉन्ड है जो दुनिया के बाकी देशों ने खरीद रखे। जब भारत का एसेट बेस गोल्ड होगा और प्रचुर मात्रा में होगा और आप अपने ट्रेजरी बॉन्ड इशू करेंगे तो आपकी करेंसी मजबूत होगी। अब आप देखिए थोड़े दिनों में, पिछले 60 दिनों में क्या हुआ है। पिछले 60 दिनों में आप रुपए पे तेल ले रहे हैं रशिया से, रशिया से। पैसे आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? आप रुपए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप वेनेजुएला से अब तेल ले रहे हैं अंबानी के माध्यम से, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? रुपए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप मिडिल ईस्ट से ट्रेड कर रहे हैं, आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? आप रुपए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप रुपए एक्सपोर्ट करेंगे, और मैं साउथ चाइना सी के जो देश हैं और भारत के ऊपर देश हैं वो सब की बात कर रहा हूँ। अब आज की डेट में जब आपने आपने जब यूपीआई 25 देशों में चालू करवाया, तो यूपीआई चालू करने का ये मतलब ये नहीं था ये दिखाना कि हम टेक्निकली कितना एडवांस हैं। डिपेंडेंसी ऑन रुपए, रुपए ट्रेड वाज द की बॉटम लाइन। तो जब आपने, इसी को सनातन इकोनॉमिक्स बोलते हैं, आपने जब रुपए सारी जगह एक्सपोर्ट हो रहा है तो भाई साहब आप ट्रेड किस में करेंगे? कल अगर मैं मान लीजिए कोई माल रशिया से खरीदता हूं या यूरोप से, अब यूरोप तेल रिफाइन होगा भारत में, यहां से जाएगा यूरोप, यूरोप उस रिफाइंड तेल के पैसे कैसे करेगा? रुपया। रुपए में। तो डॉलर का कंपटीशन कौन आ गया? तो ये जो हथियार होते हैं ना, इनको हम इकोनॉमिक वॉरफेयर कहते हैं। ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल। मैंने आपके चैनल में पहले लोगों को समझाया था, आने वाले वक्त में जो दुनिया की लड़ाइयां हैं, जो वर्ल्ड वॉर्स हैं या जो दो देशों की लड़ाइयां हैं, ये लड़ाइयां 2-3 तरह से खेली जाएंगी। पहला होगा इकोनॉमिक्स, दूसरा होगा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज खेलती हैं, और हम्म। तीसरा होगा साइबर। फौज का इस्तेमाल अंतिम होगा, फौज का हम्म। इस्तेमाल अंतिम पड़ाव होगा। बिल्कुल। और गौरव जी, वो देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है कि हमने किस तरीके से अपने दुश्मनों की 2014 के बाद कमर तोड़ी है। पड़ोस में कटोरा है, वो कटोरा जो है हाथ से छूटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसके बाद भी बदतमीजियां जारी हैं। उन बदतमीजियों का जवाब भारतीय सेना देने में सक्षम है। अ- कुल मिला के जी। अवनीश भाई, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, 100 रुपए का बिल आता है, आप देते हैं। फिर आप बाहर आते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और आइसक्रीम खाते हैं, वो भी 100 रुपए का आती है। जो आपने रेस्टोरेंट में 100 रुपए दिए हैं, उसी 100 रुपए के नोट से अब आप आइसक्रीम खरीद सकते हो। नहीं, अरे सब दे दिया वो तो। ठीक। और उसी 100 रुपए से अब अपनी गाड़ी में तेल पड़वा सकते हो। आपने वही जवाब दिया जो भारत के 99.99% लोग देंगे। लेकिन मेरा जवाब अलग होगा। मैं उसी 100 रुपए से खाना भी खाऊंगा, आइसक्रीम भी खाऊंगा, पेट्रोल भी भरवाऊंगा और 100 रुपए बचा के घर भी ले जाऊंगा। यही काम यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कभी आ कभी कभी दूसरा डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जी। 2015 से 2024 तक नरेंद्र मोदी ने वो 100 रुपए के पत्ते पे किसानों को निधि भी दी है, अनाज भी दिया है, दवाइयां भी खरीदी हैं, हथियार भी लिए हैं, यूपीआई भी करा है,
तेल भी खरीदा है, 100 रुपए का पत्ता अभी भी नरेंद्र मोदी की जेब में। मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है, आपकी बात किधर जा रही है, और इस पर एक अलग से पूरी चर्चा रिक्वायर्ड है सर, और इस पर हम बैठ के अलग से बात करेंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है इस तरह से चीजों को देखना। कहते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री शब्दों के धनी है। 13 में चुनाव लड़ रहे थे, 14 में जब चुनाव लड़के सरकार में आए, तो आने से पहले और आने के बाद एक चीज बार बार दोहराया उन्होंने, पॉलिटिकल पंडितों अपना चश्मा बदल लो। मुझे लगता है कि किसी भी विषय पर अगर आप एंगल बदल दीजिए, चश्मा बदल दीजिए, तो फिर वो चीज आपको बिल्कुल दूसरे तरीके से दिखाई देती है और समझ में आती है। गौरव जी, आपने विस्तार से अभी चल रहे आसन्न खतरा, जहां से हम निकल के आए हैं इस 24 के लोकसभा चुनाव के बाद, जहां हम जा रहे हैं और जहां हमें जाना है, इनका एक लंबा खाका बड़े विस्तार से खींचा, जो कि बेहद आवश्यक था। और इकोसिस्टम कहां है, किस किस तरीके से काम कर रहा है, अब तो ऐसे लगता है कि जनता भी, और मैं दर्शकों आपसे भी कहता हूं, आपने ध्यान दिया होगा कि हम लगातार 4 जून के बाद जब प्रधानमंत्री ने संसद में ये बोला, और प्रधानमंत्री की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता और लिया भी जाना नहीं चाहिए, जब एक तरफ हिंदू हेट्रेट की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी और पूरा विपक्ष, एक कठिन दौर से हम निकल के आए हैं, जहां पूरा विश्व हिल रहा है, इधर से उधर से कर रहा है, यूके, फ्रांस, हर जगह। आपने यूएस का इलेक्शन के बारे में गौरव जी आपने कही दिया कि कितना गंदा इलेक्शन होने जा रहा है। इन सारी चीजों के बाद भी अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए, तो हमारा आपका भी नैतिक दायित्व हो जाता है। हम अपनी गिलहरी प्रयास गौरव जी के साथ इस प्रारंभ के इस मंच पर बार बार उजागर करते हुए देते हैं। आपसे भी अपेक्षा है, सोशल मीडिया के मंचों का इस्तेमाल करिए, मीडिया के इन मंचों का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेसी इकोसिस्टम जो कहीं सनातन में दिखाई देता है, कहीं यूट्यूबर के रूप में दिखाई देता है, कहीं जम्मू में खड़ी हुई एक फर्जी पार्टी के तौर पर दिखाई देता है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी ये कह दिया है कि इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह युद्ध काल है सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, और अंततः अगर कोई युद्ध सनातन के खिलाफ होता है, भारत के खिलाफ होता है, अगर कोई युद्ध हिंदू के खिलाफ है, तो इसका मतलब इस देश के खिलाफ है, क्योंकि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन। गौरव जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम।